हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में पॉलीफेरा हमने स्टार्ट किया था और हम कैनाल सिस्टम वो पढ़ रहे थे। कैनाल सिस्टम में हमने एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ये दो टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था, एस्कन टाइप से ज्यादा एडवांस होता है साइकन टाइप, क्योंकि बॉडी में फोल्डिंग हो जाती है। साइकल से भी ज्यादा एडवांस होता है ल्यूकन टाइप, क्योंकि यहां पर बॉडी में और ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है और यहां पर इतनी ज्यादा फोल्डिंग होती है कि जो स्पॉन्जोसील था वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होके वो बनाता है एक्सकेरेंट कैनाल। दैट मीन्स यहां पर स्पॉन्जोसील वो खत्म हो गई है, बॉडी में इतनी ज्यादा फोल्डिंग होती है और उसकी जगह एक्सकेरेंट कैनाल आ जाता है। यहां पर जो है अलग अलग चैम्बर्स बन जाते हैं कुछ इस तरह से। इन चैम्बर्स का नंबर इससे भी ज्यादा होगा, हमने इस तरह से डिपिक्ट किया, पर छोटे 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 पूरी बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे चैम्बर्स बन जाते हैं। उन चैम्बर्स के अंदर कॉइनोसाइट्स होती हैं, ये रेड कलर से हमने बनाई है, उनका फ्लैजिला ब्लैक से बनाया है। तो इस चैम्बर को हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। तो इसका मतलब ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में फोल्डिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो स्पॉन्जोसील है वो रिड्यूस होकर एक्सकेरेंट में बदल जाता है और पूरी बॉडी में फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बन जाते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स का मतलब दीज चैम्बर्स कंटेन कॉइनोसाइट्स और फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब देखिए इसमें पाथ ऑफ वाटर क्या होता है। ये सब ऑस्टिया हैं, ठीक है, ये सब ऑस्टिया है। ऑस्टिया वाटर जो है वो ऑस्टिया से इंटर करता है। वाटर वो ऑस्टिया से इंटर किया, इस ऑस्टिया से इंटर किया तो इस कैनाल में पहुंचा। इन कैनाल्स में, इन कैनाल को हम कहते हैं इनकरेंट कैनाल। तो आउटसाइड वाटर थ्रू ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल। जब वो इनकरेंट कैनाल में पहुंचता है तो इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच की जो ओपनिंग है उसे हम पहले की तरह कहते हैं प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल से होता हुआ वाटर पहुंचता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। उसके बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर से बाहर जिस ओपनिंग से निकलता है ये वाली, उसे हम कहते हैं एपोपाइल्स। और यहां से वो पहुंचता है एक्सकेरेंट कैनाल में, जो कि स्पॉन्जोसील के रिड्यूस होने से बनी है, और फिर ऑस्कुलम से बाहर। तो इसका मतलब पानी यहां से यहां इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक्सकरेंट कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल से फाइनली कहां, बाहर। दिस इज द पाथ ऑफ वाटर। तो हम इसको लिख भी लेते हैं, पाथ ऑफ वाटर। नोट कर लीजिए आप, पाथ ऑफ वाटर की अगर बात हम करें तो सबसे पहले आउटसाइड वाटर, outside water enters through ostia, then it enters in current canal, then prosopile, then flagellated chamber, then apopiles, then excurrent canal, osculum, and from osculum to outside. This is the path of water. आप इसे बना के इसे भी लिख लीजिए। ये पाथ ऑफ वाटर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या अंतर है साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम से। एक ही अंतर है कि एक्सकेरेंट कैनाल हो गया है स्पॉन्जोसील की जगह, और अगर और कहना चाहें तो वहां पर रेडियल कैनाल था। रेडियल कैनाल वाज लाइंड बाय कॉइनोसाइट्स एंड हियर फ्लैजिलेटेड चैम्बर इज लाइंड बाय कॉइनोसाइट्स। तो रेडियल कैनाल की जगह फ्लैजिलेटेड चैम्बर और स्पॉन्जोसील की जगह एक्सकेरेंट कैनाल, ये दो चीजें पुट कर लेंगे तो ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम वो बन जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो ल्यूकन टाइप है ये
डेमोस्पंजिए में होता है। डेमोस्पंजिए ये क्लास होती है स्पंजेस की। इस क्लास में ल्यूकन टाइप होता है, मगर ये डेमोस्पंजिया का जो लार्वा होता है, लार्वा में रेगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। रेगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसका मतलब डेमोस्पंजिया जब लार्वा होता है तो उसमें रेगन टाइप होता है, मगर जब वो बड़ा होता है तो उसमें ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम रेगन टाइप। क्यों? क्योंकि बच्चे में रेगन टाइप था, तो वो बड़ा हुआ तो ल्यूकन टाइप हो गया। इसीलिए आप कह सकते हो ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम रेगन टाइप। इसको लिख लीजिए, ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम रेगन टाइप। डिराइव्ड फ्रॉम रेगन टाइप। तो इसके बाद फंक्शंस देखते हैं हम। फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम। फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम? जितने भी तरह के फंक्शन इस पॉरीफेरा या स्पंज को जिंदा रहने के लिए करने होते हैं, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है कैनाल सिस्टम। जैसे कि न्यूट्रिशन या फूड गैदरिंग। न्यूट्रिशन, बाहर से जो वाटर अंदर आता है, उस वाटर के साथ इसमें न्यूट्रिशन आता है। ये न्यूट्रिशन ले लेता है उसमें से और फिर जो है वो वाटर को बाहर जाने देता है। साथ ही साथ बाहर से जो वाटर आता है अपने साथ गैसेस लाता है। इसका मतलब रेस्पिरेशन, ये भी काम हुआ कैनाल सिस्टम का। जो पानी अंदर आता है उससे न्यूट्रिशन तो लेता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी ले लेता है, तो रेस्पिरेशन भी काम हुआ। केवल इतना ही नहीं, ये वाटर जो बाहर जा रहा होता है उसके अंदर ये वेस्ट और CO2 ये जो है इसके अंदर ड्रेन कर देता है और पानी के साथ ये चीजें बाहर चली जाती है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल उसका बाहर जाना, CO2 का बाहर जाना, इसका मतलब कैनाल सिस्टम एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ठीक है। इसके अलावा ये जो पानी बाहर जा रहा होता है, इसमें स्पंज अपने स्पर्मेटोजोन्स को लिबरेट कर देता है। से दिस इज स्पर्मेटोजोन, उनको लिबरेट कर देता है। ये स्पर्मेटोजोन पानी के थ्रू बाहर जाते हैं और अगल बगल जो दूसरे जो है स्पंजेस होते हैं उनके अंदर ये इंटर कर जाते हैं और इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन कर देते हैं ओवा का दूसरे स्पंजेस में। इसका मतलब इस वाटर करंट के थ्रू ये जो है स्पर्म बाहर गया और दूसरे पॉरीफेरा के अंदर भी वाटर करंट के थ्रू ही पहुंच गया, क्योंकि दूसरे पॉरीफेरा भी वाटर करंट बना रहे होंगे तो ऑस्टिया के थ्रू उनके अंदर पहुंच जाता है। स्पर्म बाहर निकलता है एक स्पंज से और दूसरे स्पंज के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करता है। इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है? ये जो है कैनाल सिस्टम ही। इसीलिए आप चौथा फंक्शन ये भी कह सकते हो रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन भी फंक्शन हो गया किसका? कैनाल सिस्टम का। ये भी कैनाल सिस्टम का फंक्शन हो गया रिप्रोडक्शन। सो कैनाल सिस्टम परफॉर्म all these functions, that is nutrition, respiration, excretion and reproduction। केवल इतना लिखना काफी है एक्सप्रेशन। तो अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। पॉरीफेरा में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 तरह का हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड थ्रू जेम्यूल्स। ये जो जेम्यूल्स होते हैं इन्हें इंटरनल बडिंग भी कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो स्पंज है उसकी बॉडी कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाए और हर पार्ट वो नया स्पंज बना दे, उसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बडिंग का मतलब क्या हुआ? बडिंग का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये पॉरीफेरा है, इसमें बाहर कोई बड निकल आए, इस तरह से बड अराइज किया।
इसीलिए बडिंग को सिंपली हम एक्सटर्नल बडिंग भी कहते हैं। बाद में ये बड ब्रेक ऑफ हो गया और नीचे जाके सबस्ट्राटम में अटैच हो गया और फाइनली बड़ा होके ये नया स्पंज बना देता है। इसी को हम कहते हैं बडिंग। तो फ्रेगमेंटेशन में कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं, एंड ऑल द पीसेस फॉर्म्स द न्यू स्पंज। और बडिंग में एक जो है बड अराइज करेगा, एक या एक से ज्यादा भी अराइज कर सकता है। वो बड ब्रेक ऑफ हो जाता है, फॉल करता है, सबस्ट्राटम से अटैच होता है और फाइनली ग्रो करके नया स्पंज बना देता है। जेम्यूल्स की हम बात करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल बडिंग। एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन और बडिंग तो फेवरेबल कंडीशन में होता है, जब कंडीशन बहुत अच्छी होती है। मगर जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, दैट मीन्स कि खाने की कमी होती है, पानी की कमी होती है, ऐसी कंडीशन में वो स्पंज जानता है कि सूनर और लेटर द स्पंज इज गोइंग टू डाई। इसीलिए अपनी को बचाने के लिए ये स्पंज अपनी बॉडी के अंदर मास ऑफ आर्कियोसाइट को कलेक्ट कर लेता है। आर्कियोसाइट आपको बताया टोटिपोटेंट सेल है और पूरा स्पंज बना सकते हैं। मास ऑफ आर्कियोसाइट को स्टोर करता है और बाहर मेम्ब्रेन से कवर कर देता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है इसकी बॉडी के अंदर, उस स्ट्रक्चर को ही हम जेम्यूल्स कहते हैं। क्योंकि ये बॉडी के अंदर बन रहा है स्ट्रक्चर, इसीलिए जेम्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज इंटरनल बडिंग, इसीलिए इनको इंटरनल बडिंग भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पानी की कमी वो कहाँ होगी, फ्रेश वाटर में या ओशन में? ऑब्वियसली बात है कि ओशन तो कभी सूखता नहीं है। फ्रेश वाटर बॉडीज जनरली क्या होती हैं, ड्राई अप होने लगती हैं। इसीलिए जेम्यूल्स आर मोस्टली फॉर्म्ड इन फ्रेश वाटर स्पंजेस, बट ऑल्सो इन सम मैराइन स्पंजेस लाइक साइकन। कुछ मैराइन स्पंजेस जैसे कि साइकन में भी ये बन जाता है टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन। जो अच्छी कंडीशंस नहीं है उन कंडीशंस को बिताने के लिए बनता है। तो जरा जेम्यूल्स के बारे में लिखे, फिर मैं स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता हूं। देखिए, जेम्यूल्स आर फॉर्म्ड इन फ्रेश वाटर स्पंजेस and some marine sponges, freshwater sponges and some marine sponges during unfavorable condition to tide over these conditions, during unfavorable condition to tide over these conditions। अब इसमें क्या होता है, जेम्यूल्स को बाहर निकाल के देख लें हम तो समझ में आएगा। पॉरीफेरा ने ये मास ऑफ आर्कियोसाइट को स्टोर कर लिया बीच में विद लिटिल न्यूट्रिशन। थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी इसके साथ स्टोर कर देते हैं। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये सेल्स इनएक्टिव होते हैं। और बाहर से इसकी कवरिंग बन जाती है। ये देखिए कवरिंग बन गई है, आउटर लेयर, इनर लेयर, एंड दिस कवरिंग इज सपोर्टेड बाय मोनोएक्सन स्पेक्यूल्स। मोनोएक्सन, ट्राइएक्सन, टेट्राएक्सन क्या होता है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो यहां मोनोएक्सन स्पेक्यूल से इनकी कवरिंग हो जाती है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये पॉरीफेरा डाई कर जाता है पानी की कमी, फूड की कमी की वजह से, मगर उसके जेम्यूल्स बच जाते हैं। ये जेम्यूल्स पड़े रहते हैं। मान लीजिए फ्रेश वाटर कंडीशन है, फ्रेश वाटर सूख गए तो ये जेम्यूल्स पड़े रहेंगे। इनके पास थोड़ा सा न्यूट्रिशन है, उससे कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। जब फिर से बरसात आती है, वाटर, फूड की कमी दूर हो जाती है, तब ये आर्कियोसाइट्स बाहर आते हैं इस ओपनिंग से जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल, और ये सारे आर्कियोसाइट बाहर आके नया जो है स्पंज बना देते हैं, नया पॉरीफेरा बना देते हैं। इस तरह से ये अपनी जान बचाते हैं पॉरीफेरा। कब? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उस कंडीशन को टाइड ओवर करने के लिए, बिताने के लिए ये जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने पुरानी कहानी तो सुनी होगी कि एक राक्षस की जान तोते में थी, जब तक तोते को नहीं मारेंगे राक्षस नहीं मरेगा। तो कुछ वैसा ही है, जब यहाँ पर पॉरीफेरा जान जाता है कि अब वो डाई करने वाला है, तो वो अपने अंदर आर्कियोसाइट को स्टोर कर देता है। एक तरह से उसने अपनी जान आर्कियोसाइट में डाल दी है।
और फाइनली उसका रीबर्थ होगा आर्कियोसाइट से। ऐसा लगता है कि वो मर गया, पर उसका रीबर्थ किससे होता है? आर्कियोसाइट से। द आर्कियोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन जेम्यूल्स। ये बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए पॉरीफेरंस मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस, मोनोइशियस का मतलब हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट इसका मतलब both the sex organs are present in same sponge, male and female। मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही स्पंज में प्रेजेंट होंगे, मगर ये स्पंजेस परफॉर्म करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब यहां पर ये स्पंजेस बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, यहां पर भी बन रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों में ओवा भी बन रहे हैं, ओवा भी बन रहे हैं। मगर ये स्पर्म यहां के ओवा को फर्टिलाइज नहीं करेगा, ये चला जाएगा दूसरे स्पंज में और उसके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। इसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखिए जितने भी एनिमल्स हैं, भले वो हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस हो, मगर वो सभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर ही स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, भले वो हर्माफ्रोडाइट हो। एक स्पर्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ओवा को जाके फर्टिलाइज करता है। दिस इज नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए प्रेफर करते हैं एनिमल्स क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन से वेरिएशन आता है, बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। क्योंकि अगर सिंगल पेरेंट बन के अपने में ही फर्टिलाइजेशन कराने लगेगा तो बच्चे बिल्कुल पेरेंट जैसे होंगे, क्लोन होंगे पेरेंट के। इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा उनमें, और अगर चेंज नहीं होगा तो नेचर में वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, बिकॉज नेचर इज एवर चेंजिंग। इसीलिए वही ऑर्गेनिज्म नेचर में जिंदा रहते हैं जो अपने अंदर चेंज लाते हैं, वेरिएशन लाते हैं। इसीलिए सारे एनिमल्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेफर करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो। फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है टेपवर्म का, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। बाकी जितने भी एनिमल आप पढ़ोगे, जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, सभी में जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट जो होता है यहां पे, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब थ्रू लार्वा के थ्रू। दो तरीके का डेवलपमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो यंग वंस बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट जैसे होते हैं, बस वो छोटे होते हैं। आप कह सकते हो दे आर मिनिएचर फॉर्म्स ऑफ देयर पेरेंट। पेरेंट का ही फॉर्म है, छोटे हैं। मगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो बच्चा बनता है वो डिफरेंट होता है एडल्ट से, और उसे कहा जाता है लार्वा। वो एकदम ही डिफरेंट होता है। जैसे कि आप देखते हो कि बटरफ्लाई जो एग ले करती है उसमें से लार्वा हैच करता है। लार्वा इज कैटरपिलर। कैटरपिलर बिल्कुल अलग होता है। वो क्रॉल करता है धीरे धीरे, सब्जियों पे, पत्तियों पे फीड करता है, और बाद में वो प्यूपा में बदलता है, और फाइनली उसमें से बटरफ्लाई इमर्ज करती है। तो एक कैटरपिलर और एक बटरफ्लाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब जब लार्वल स्टेज आए तो उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो साइकन जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका लार्वा होता है, और ल्यूकोसोलिनिया, इसमें भी लार्वा ही बनता है। यहां पर पैरेंकाइमुला लार्वा बनता है, और साइकन में एम्फीब्लास्टुला लार्वा। असल में हॉलो लार्वा होता है और ये सॉलिड। तो साइकन में एम्फीब्लास्टुला लार्वा और
ल्यूकोसिलिनिया में पेरेंकाइमुला लार्वा, ये लार्वास बनते हैं। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है साइकल और ल्यूकोसिलिनिया। ऐसे ही हर मेंबर में कोई ना कोई लार्वा बनता है इन्हीं दोनों में से, इसीलिए डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा। रिप्रोडक्शन के बाद अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए नीट में जो है फाइलम लेवल तक ही पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन एज सच नहीं पूछा जाता। पर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन से हमें कुछ और जो कैरेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में पता लगेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केलेटन होता है इसका, वो कैलकेरियस या सिलिका के स्पेक्यूल्स का बना होता है या स्पंजिन फाइबर्स का बना होता है, तो वो हमें पता लगेगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पता लगते हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स याद हो जाते हैं। इसीलिए जो बड़े फाइलम है मैं उसमें क्लासेस भी आपको बताऊंगा, किस लिए, दो वजहों से। एक तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स याद हो जाते हैं और एग्जाम्पल्स याद हो जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन। पॉरीफेरन में 3 क्लासेस होती हैं। कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा और डेमोस्पंजिए। These are the 3 classes of Porifera. देखिए ये 3 क्लासेस को का जो मेन आधार है, बेसिस है, वो इनका स्पेक्यूल है। जो कैलकेरिया है इसके अंदर जो है वो कैलकेरियस स्पेक्यूल्स होते हैं। कैलकेरियस स्पेक्यूल्स जो कांटे होते हैं बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, वो कैलकेरियस होते हैं। यहां पर सिलिका स्पेक्यूल्स होते हैं, सिलिका के बने हुए स्पेक्यूल्स। और डेमोस्पंजिए में स्पंजिन फाइबर्स वो सपोर्ट करते हैं बॉडी को, और सिलिका स्पेक्यूल्स। तो यहां पे कैलकेरियर स्पेक्यूल्स, कैलकेरिया या हाइलोस्पंजिए भी कहते हैं। ये हेक्सेक्टिनिलिडा, इसमें सिलिका के स्पेक्यूल्स, और डेमोस्पंजिए इसके अंदर या तो स्पंजिन फाइबर बॉडी को सपोर्ट करेगा या सिलिका के स्पेक्यूल्स सपोर्ट करेंगे, या दोनों कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे? अगर सिलिका का स्पेक्यूल इसमें भी है और इसमें भी है तो क्या डिफरेंस हुआ? यहां पे जो सिलिका के स्पेक्यूल्स हैं वो ट्राइएक्सन विद 6 रेज होते हैं। इसका मतलब इस तरह से इनमें 3 बड़ी रेज दिखाई देंगी, ये ट्राइएक्सन हो गया, और 3 और रेज आपको निकली हुई दिखाई देंगी। तो मेनली इसका स्ट्रक्चर ट्राइएक्सन है, बड़ी बड़ी 3 रेज वाला, पर छोटी छोटी 3 रेज और हैं तो 6 रेज कुल मिला के हो जाएंगी। तो ये है तो ट्राइएक्सन विद 6 रेज, ट्राइएक्सन विद 6 रेज, क्योंकि ये 6 रेज होती हैं इसीलिए इसका नाम हेक्सेक्टिनिलिडा भी पड़ा है। जबकि यहां पर जो स्पेक्यूल्स हैं वो होंगे टेट्राएक्सन विद 8 रेज, 8 रेज होंगी बट नेवर 6 रेज। यहां पे इस तरह से ये टेट्राएक्सन होंगे, टेट्राएक्सन विद 8 रेज बट नेवर 6 रेज। इन दोनों में डिफरेंस ये हो गया।
यहाँ पर ट्राइक्सन होगा 6 के साथ, यहाँ पे टेट्राहेक्सन होगा 8 रेस के साथ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉइनोसाइट्स हैं वो लार्ज होती हैं, लार्ज कॉइनोसाइट्स। यहाँ पे कॉइनोसाइट्स स्मॉल होती हैं और यहाँ पे भी कॉइनोसाइट्स क्या होती हैं, स्मॉल। असल में कैलकेरिया में जो कॉइनोसाइट्स हैं वो स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होती हैं, काफी जगह होती है उनके पास स्पॉन्जोसील में, जैसे कि आपने एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम में देखा। इसीलिए कॉइनोसाइट्स यहाँ पे बड़ी होती है, लार्ज होती है। जबकि हेक्सेक्टिलिडा और डेमोस्पंजिया, यहाँ जब आप आते हो तो फोल्डिंग बॉडी की बढ़ जाती है और डिफरेंट कैनाल्स बन जाते हैं। कैनाल्स बनने की वजह से इन दोनों में कॉइनोसाइट वो छोटे साइज की होती हैं, मगर हाँ नंबर ऑफ कॉइनोसाइट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है इनके पास, मगर हाँ कॉइनोसाइट का साइज थोड़ा सा इनमें छोटा होता है एज कम्पेयर टू कैलकेरिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो होती है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स आपको पहले ही याद हो चुके होंगे। एक होता है ल्यूकोसोलिनिया, दूसरा है साइकन, जिसका एक और नाम होता है स्काइफा, और एक एग्जाम्पल है ग्रेंटिया। ल्यूकोसोलिनिया, साइकन, ग्रेंटिया। यहां आते हैं एग्जाम्पल पे। यूप्लेक्टेला, जिसे कहा जाता है वीनस फ्लावर बास्केट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, और इसे कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस जो है वो प्यार की देवी मानी जाती हैं, जो अंग्रेज हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो वीनस को प्यार की देवी मानते हैं, और ऐसा लगता है इसको देखकर यूप्लेक्टेला को कि ये उन प्यार की देवी का फ्लावर बास्केट हो। तो कितना खूबसूरत हो सकता है, आप समझ सकते हैं कितना ब्यूटीफुल होगा कि उसे देवी का फ्लावर बास्केट कह रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यूप्लेक्टेला में सिलिका के स्पेक्यूल्स हैं। सिलिका के स्पेक्यूल्स ग्लासी अपीयरेंस देते हैं, कांच जैसी अपीयरेंस देते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये यूप्लेक्टेला, और इसको मैरिज गिफ्ट्स में दिया जाता है एज अ टाइप ऑफ मैरिज गिफ्ट्स इन जापान। जापान में बहुत ही प्रीशियस मैरिज गिफ्ट्स होते हैं, बहुत महंगे मैरिज गिफ्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर हेक्सेक्टिलिडा की बात करिए तो ये डीप वाटर में पाए जाते हैं, डीप वाटर में, जबकि कैलकेरिया शैलो वाटर में मिलते हैं, ऊपर ही मिल जाते हैं शैलो वाटर, पर ये डीप वाटर में मिलते हैं, तो बहुत नीचे जाके समुद्र में से इन्हें लाना पड़ता है और इसलिए कॉस्टली हो जाते हैं। पर मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज ये है कि इनको मैरिज के समय ही गिफ्ट में क्यों दिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब यूप्लेक्टेला जो है बढ़ रहा होता है, उसी समय उसमें मेल और फीमेल श्रिम्प्स वो इंटर कर जाती है। ये मेल और फीमेल श्रिम्प्स इसके अंदर आ जाती हैं और वहीं रहती हैं। जो पानी अंदर आता है उससे उन्हें न्यूट्रिशन और गैसेस मिलती रहती है, तो अपना जीवन वहीं बिताने लगती हैं। मीनवाइल यूप्लेक्टेला धीरे धीरे बढ़ता है और इसके ऑस्टिया थोड़े से क्लॉग कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और ये श्रिम्प्स बड़े भी हो जाते हैं। जब श्रिम्प्स बड़े हो जाते हैं और उनके लिए ऑस्टिया थोड़े छोटे हो गए, तो ये श्रिम्प्स बाहर नहीं जा पाते, और चाहे वो खुशी खुशी चाहे दुख के साथ 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 रहते हैं और उसी यूप्लेक्टेला में मर जाते हैं। तो महंगा गिफ्ट वो होता है जिस यूप्लेक्टेला में ये मेल और फीमेल श्रिम्प्स मरे हुए रहते हैं। तो लोग इसे देते हुए बताते हैं कि भैया जैसे ये साथ जिए और साथ मरे, वैसे आप भी साथ जीना और साथ मरना। तो एक तरह से वो आइडिया सिंबलाइज करते हैं टुगेदर ऑन टिल डेथ। यह मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती, इस आइडिया को सिंबलाइज करते हैं वो मेल और फीमेल श्रिम्प्स, इसीलिए इसको मैरिज गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। अब भले वो श्रिम्प्स जो है चाहे खुशी खुशी रह रही हो या दुख में रह रही हो, पर उनको साथ ही रहना पड़ा, वैसे आप भी साथ रहिए, ये इस बात को बताता है। इसके अलावा एक होता है हाइलोनीमा, इसे कहते हैं ग्लास
रोप स्पंज, क्योंकि ये ऐसे रोप की तरह होता है और इसमें इस तरह से सिलिका के स्पेक्यूल्स की लाइनिंग होती है ग्लासी, तो इसीलिए इसको कहते हैं ग्लास रोप स्पंज। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर डेमो स्पंजिंग की एग्जांपल में। एग्जांपल से पहले एक बात बता दूं, मोस्टली स्पंजेस जो है वो मेराइन होते हैं, तो ये कैलकेरिया एक्सक्लूसिवली मेराइन, हेक्सेटिल्डा एक्सक्लूसिवली मेराइन, पर इसमें ये फ्रेश वाटर एंड मेराइन, इसका मतलब ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, मेराइन भी मिलेगा। कौन? डेमो स्पंजी। जबकि हेक्सेटिल्डा एक्सक्लूसिवली मेराइन, कैलकेरिया एक्सक्लूसिवली मेराइन। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है ये यू स्पंजिया। यू स्पंजिया इज नोन एज बेदिंग स्पंज। यू स्पंजिया में केवल स्पंजिन फाइबर्स होते हैं, जो स्पेक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसीलिए यू स्पंजिया को बेदिंग स्पंज कहते हैं, उससे नहाया जा सकता है। असल में इनमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू बहुत सारा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता है और अंदर ही होल्ड हो जाता है, तो वाटर होल्ड हो सकता है। सोप, लिक्विड सोप उसमें डाल के आराम से इससे नहाया जा सकता है, इसीलिए यू स्पंजिया को बेदिंग स्पंज कहते हैं। इससे बॉडी आसानी से क्लीन हो जाता है। ये उनके लिए बड़ा अच्छा होता है जो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं, केवल फ्राइडे, या कई लोग जो है महीने भर बाद नहाते हैं, स्पेशली ठंडियों में, तो वो अगर यूज स्पंजे का इस्तेमाल करें तो बॉडी जो उनका ज्यादा क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा स्पंजिला को हम कहते ही हैं फ्रेश वाटर स्पंज, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फिर क्लायोना इज बोरिंग स्पंज। बोरिंग का मतलब बोर करने से कुछ लेना देना नहीं है, हिंदी वाला बोर, ये इंग्लिश वाला बोरिंग है। क्लायोना जो होता है उसका लार्वा वो मोलस्कन्स की शेल में बोर कर देता है या होल बना देता है, इसीलिए इसको बोरिंग स्पंज कहते हैं। एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा क्लायोना में। द लार्वा ऑफ क्लायोना बोर्स द शेल ऑफ मोलस्का, full stop. So they are harmful to pearl industry. इसका लार्वा क्योंकि होल बना दे रहा है मोलस्का में, और मोलस्का ही जो है उससे पर्ल बनाए जाते हैं, तो अगर क्लायोना पहुंच गया वहां पे, क्लायोना के लार्वा पहुंच गए जहां पर्ल फॉर्मेशन करी जा रही है, तो ये इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि मोलस्कन्स में बोर करेंगे तो वो मर जाएंगे। पिंगटाडा ये पर्ल ओयस्टर कहलाता है। पिंगटाडा वो मोलस्का है जिससे पर्ल बनाते हैं इंडिया में, तो ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री? दैट इज क्लायोना। मगर क्लायोना पे कौन? लार्वा, क्योंकि एडल्ट तो आप जानते हो सेसाइल होता है, वो मूव नहीं करता। लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, वो स्विम करता है और वो नुकसान पहुंचाता है। लार्वा में हमने बात की थी पैरेंकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला, ये दोनों लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है यहाँ पे कैलिना को हम कहते हैं डेड मैन्स फिंगर। आप कैलिना को अगर देखिए तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, ऐसे ये ऑस्टिया जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, तो देखने में ये फिंगर जैसा लग रहा है, और क्योंकि ऑस्टिया है बहुत सारे, ऐसा लगता है कि किसी मरे हुए आदमी की फिंगर्स हो, इसीलिए कैलिना को कहते हैं डेड मैन्स फिंगर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉरीफेरा। तो इस तरह से हमने पॉरीफेरा जो फाइलम है वो खत्म कर लिया। अब हम पढ़ते हैं फाइलम जो है सीलेंट्रेटा, ठीक है, या नाइडेरिया। तो अब बात करते हैं हम फाइलम सीलेंट्रेटा की। फाइलम सीलेंट्रेटा में वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके पास सीलेंट्रॉन होता है। सीलेंट्रेटा
टेटा मतलब बियर करना, और सीलेंट्रॉन के लिए सीलेन वर्ड लगा है। तो सीलेन टेटा का मतलब सीलेंट्रॉन बियरर, जिनके पास सीलेंट्रॉन होती है। अब सीलेंट्रॉन क्या होती है? ये हमने हाइड्रा बनाया है, ये उसके टेंटिकल्स हैं, ये माउथ है। माउथ से जो एक कैविटी आ रही है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन कहते हैं। ये वही कैविटी है जिसके अंदर फूड जाता है और ये फूड का डाइजेशन इसके अंदर होता है। क्योंकि फूड का डाइजेशन होता है इसीलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर में कि गैस्ट्रो वर्ड इज यूज फॉर स्टमक या डाइजेशन। तो गैस्ट्रो वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब वहां पर डाइजेशन होता है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, मतलब इसमें डाइजेशन होगा। एक्चुअली सीलेन टेटा में ना पहले गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होता है आधा, फिर आधा डाइजेशन सेल में होता है, मतलब आधा सेल के बाहर और आधा सेल में। जबकि पॉलीफेरा में आपने देखा था इंट्रासेलुलर डाइजेशन था, पूरा का पूरा सेल में हो रहा था। यहां आधा डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगा, मतलब सेल के बाहर कैविटी में, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और उसके बाद ये सेल में चला जाएगा और जो सेल है उसके अंदर इसका डाइजेशन होगा, तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पे आधा डाइजेशन सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर और आधा सेल के अंदर इंट्रासेलुलर, दो तरह का डाइजेशन होता है। इनके पास डाइजेशन के लिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन होता है। तो जिन भी एनिमल के पास ये सीलेंट्रॉन है उन सभी को हमने रख दिया फाइलम सीलेंट्रेटा में। मगर रिसेंटली फाइलम सीलेंट्रेटा को दो अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। एक्चुअली एक साथ रख तो दिया हमने कई सारे एनिमल्स को, मगर ज्यादातर एनिमल्स इनमें ऐसे थे जिनके पास नीडोब्लास्ट सेल हुआ करता था और कुछ के पास नहीं था। नीडोब्लास्ट सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स सेल में से एक है नीडोब्लास्ट सेल, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए उस एनिमल का जिनमें ये है। तो उन एनिमल्स को साथ में नहीं रख सकते जिनके पास नीडोब्लास्ट है और जिनके पास नहीं है, इसीलिए दो फाइलम बनाने पड़े हमको नीडोब्लास्ट के आधार पे। एक बना फाइलम निडेरिया जिनमें नीडोब्लास्ट होता है, और दूसरा बनाया गया टीनोफोरा जिनमें नीडोब्लास्ट नहीं होता। ज्यादातर मेंबर सीलेंट्रेटा के निडेरिया को बिलोंग करते हैं, ये बड़ा फाइलम है, और थोड़े बहुत मेंबर टीनोफोरा को भी बिलोंग करते हैं। इन दोनों के पास सीलेंट्रॉन होगा, ये खास बात है, ये कॉमन बात है इन दोनों के पास। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फाइलम निडेरिया की। फाइलम निडेरिया ये नीडोब्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है, यही खास बात है जो हमने कर ली। इसके अलावा बेसिक फीचर्स की बात करें तो वो हमने पहले चैप्टर में बात की है। निडेरिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म टिश्यूज बट नॉट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, केवल टिश्यू बनाते हैं। यहां पर रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय मेनी प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। एक बार और याद दिला दूं, इनमें केवल माउथ होता है, एनस नहीं होता, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। देखिए, माउथ से फूड अंदर आएगा, डाइजेशन होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड माउथ से ही बाहर जाएगा। देयर इज नो एनस, ओनली माउथ इज द सिंगल ओपनिंग इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सो दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एक ओपनिंग है केवल माउथ। इनकी बॉडी जो है डिप्लोब्लास्टिक होती है, इसका मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही सेल लेयर से बने होते हैं, मेसोडर्म नहीं होती। बिफोर डिस्कसिंग दी बॉडी वॉल, लेट अस डिस्कस अबाउट सम कॉमन फीचर्स। जो कॉमन फीचर है निडेरिया के, निडेरिया मोस्टली मेराइन है। जैसे पॉलीफेनस मोस्टली मेराइन थे, वैसे ही निडेरियंस भी मोस्टली क्या है, मेराइन। ज्यादातर समुद्र में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं, पर कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जिनमें बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। हाइड्रा को हम कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप, इसका मतलब फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला।
तो ज्यादातर मेराइन है, पर कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। क्या मतलब हुआ इसका? सॉलिटरी का मतलब ये अकेले जिंदा रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा अकेला रहता है, एक इंडिविजुअल है अकेला रहता है, या कॉलोनियल हो सकते हैं। कॉलोनी में क्या होता है कि एक ही तरह के कई सारे इंडिविजुअल दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। एक ही तरह के कई सारे इंडिविजुअल साथ में आकर कॉलोनी बना के रहते हैं, और जब वो कॉलोनी बना के रहते हैं तो अकेले रहने की क्षमता भी खो देते हैं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, डिफेंस, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। इसका मतलब एक जैसे दिखने वाले कई सारे इंडिविजुअल आपस में मिल जाते हैं और अभी एक ऑर्गेनिज्म की तरह ही जिंदा रहते हैं। इनमें से अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है और सब मिलकर ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग फंक्शन है। कोई न्यूट्रिशन दे रहा है, कोई रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कोई डिफेंस में हेल्प कर रहा है। तो इसी तरह से अलग अलग इंडिविजुअल का फंक्शन कॉलोनी में अलग अलग होता है, पर ये साथ मिलके एक ही ऑर्गेनिज्म की तरह जिंदा रहते हैं। तो दो तरह के इंडिविजुअल हो गए यहाँ पर, एक सॉलिटरी जो अकेले जिंदा रहता है, दूसरे कॉलोनियल। कॉलोनियल में क्या बताया मैंने, आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कॉलोनियल में। सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू अ कॉलोनी। Similar kinds of individuals are grouped together into a colony. Full stop. All the members are dependent upon other member. All the members are dependent upon another member for different functions. All the members are dependent upon other member for different functions. सब मेंबर किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, आपस में ही इंटरडिपेंडेंट है, आप कह सकते हो एक दूसरे पे। बिना एक दूसरे के सहयोग के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए इनको अब हम कॉलोनियल कहते हैं। और जो कॉलोनियल होते हैं उनको अलग कर दीजिए उसमें से कोई इंडिविजुअल, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। वो कॉलोनी में ही जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइजेलिया, गॉर्गोनिया, ओविलिया, ये सब कॉलोनी बनाते हैं और उसी में जिंदा रहते हैं। बात करते हैं बॉडी वॉल की। तो बॉडी वॉल में ये है एक्टोडर्म से बनी हुई एपिडर्मिस, ये है एंडोडर्म से बनी हुई गैस्ट्रोडर्मिस, और दोनों के बीच में नॉन सेलुलर लेयर है विच इज नोन एज मीजोग्लिया। पॉलीफेरा में इसी मीजोग्लिया को हम मीजोहाई लेयर कह रहे थे, यहां पर मीजोग्लिया कहते हैं। ये सेल की नहीं बनी हुई। अब अगर एपिडर्मिस में देखें तो ये मेन सेल्स हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। इन्हें एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कह रहे हैं क्योंकि एपिथेलाइज सेल तो वहीं कवरिंग तो बना ही रहे हैं, साथ में मसल का भी काम ये कर रहे हैं। जो मूवमेंट होता है बॉडी का, स्पेशली ये टेंटिकल्स का, वो इन्हीं सेल की मदद से हो रहा है। इस सेल का भी योगदान होता है, मगर मेनली इस सेल से होता है, क्योंकि इनमें अलग अलग फाइबर्स होते हैं। जैसे आप कह लो इसमें इस तरह से मायोनीम्स होते हैं, मायोनीम्स, दीज आर मसल फाइबर्स। यहां भी मायोनीम्स हो सकते हैं, अंदर भी कुछ मायोनीम्स होते हैं, पर मोस्टली वो एपिडर्मिस में होते हैं। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल, बिकॉज दीज सेल्स फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ एनिमल एंड दे आल्सो हेल्प इन मूवमेंट, बिकॉज दे आल्सो बिहेव लाइक मस्कुलर सेल्स। भाई दो ही सेल लेयर है, उसी से काम चलाना है, तो वही बॉडी की कवरिंग भी बना रही है, उसको मसल सेल भी कह रहे हैं, वो मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है। यहां पर अगर हम देखें तो हमको इंटरस्टिशियल सेल दिखाई दे रहा है। इंटरस्टिशियल सेल एपिडर्मिस में भी और गैस्ट्रोडर्मिस में भी है, और ये टोटीपोटेंट सेल होता है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब कि इट कैन फॉर्म एनी सेल ऑफ दिस निडेरिया। ये निडेरिया के किसी भी सेल को बना सकता है, इसीलिए इसको हम टोटीपोटेंट सेल कह रहे हैं। और ये एपिडर्मिस में भी है, वहां की किसी सेल को बना सकता है, और गैस्ट्रोडर्मिस में है, वहां पर भी किसी भी सेल को ये बना सकता है। साथ ही साथ एपिडर्मिस में हमको नीडोब्लास्ट सेल दिखाई दे रहे हैं, दोनों नीडोब्लास्ट हैं। ये वाला अनडिस्चार्ज है, अभी खुला नहीं है, और ये वाला डिस्चार्ज है। ये क्या चीजें होती हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। तो निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट, उसी को निमेटोब्लास्ट कह रहे हैं। ये प्रेजेंट है एपिडर्मिस में,
नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ओनली इन एपिडर्मिस, दे आर नॉट प्रेजेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस। आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं पर अंदर दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि इनका काम फूड कैप्चर, ऑफेंस, डिफेंस वगैरह होता है, तो वो काम बाहर से ही हो सकता है। अंदर ये अगर अपने थ्रेड को बाहर निकालेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बाहर इनकी जरूरत है। कैसे काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, मगर अभी इतना जानिए कि इनका फंक्शन केवल बाहर होता है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एपिडर्मिस। नेमेटोब्लास्ट हम लिख भी देते हैं ओनली एपिडर्मिस एंड नॉट इन गैस्ट्रोडर्मिस, like interstitial cells which are present in both epidermis and gastrodermis, whereas nematoblasts are present only in epidermis. इसके अलावा गैस्ट्रोडर्मिस में देखें, गैस्ट्रो का मतलब डाइजेशन, ये वो सेल है जिनके अंदर डाइजेशन होता है, इसीलिए गैस्ट्रोडर्मिस हम कहते हैं। आपको अभी बताया था कि आधा डाइजेशन तो बाहर होगा पर आधा सेल के अंदर होगा। तो आधा डाइजेशन तो कैविटी में होता है, जो कैविटी होती है, फिर वो फूड इसके अंदर आ जाता है, सेल्स के अंदर, वहां आधा डाइजेशन होता है, तो इन सेल्स के अंदर आता है। इसीलिए इन सेल्स ने जो लेयर बनाई है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, वो लेयर जिसमें डाइजेशन होता है। ये दिखाई दे रहा है फूड वैक्यूल, इसके अंदर सेल के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो रहा है फूड का। इसके अलावा यहाँ कुछ और सेल होती है, जैसे ग्लैंड सेल, ये कुछ स्टिकी सीक्रेशन प्रोड्यूस करती है जिससे सबस्ट्रेटम पे अटैच हो पाए। और इसके अलावा सेंसरी सेल्स जो सेंसेशन का काम करती हैं, कुछ सेंसेशन लाती हैं। बीच में अगर हम देखें तो नॉन सेलुलर मीजोग्लिया है और इसमें नर्व सेल आ गई हैं। सबसे पहली बार नर्व सेल वो निडेरिया में आती हैं। आप जानते हो कि पॉरीफेरा में नर्व सेल क्या है, वो एब्सेंट है। तो सबसे पहली बार नर्व सेल अराइज की निडेरिया में, ये रही। मगर ये नर्व सेल बहुत अच्छी तरह से अरेंज नहीं है, दे आर नॉट वेल अरेंज टू फॉर्म अ नर्वस सिस्टम। केवल इधर उधर ऐसे अरेंज हो गई हैं और इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन नर्व सेल ने क्या बनाया, नर्व नेट बनाया है। प्रिमिटिव है ये नर्वस सिस्टम, अभी शुरुआती हुई है, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट नर्वस सिस्टम का नहीं बना है, बस एक जाल सा बन गया है न्यूरॉन्स का, उसी को हम कहते हैं नर्व नेट। तो ये बात हो गई इनके बॉडी वॉल की। अब इसमें हमें जो डिस्कस करना है वो करना है नीडोब्लास्ट। उसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे, क्या क्या वो करता है, कैसे करता है, और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में। मगर आज के लिए इतना ही। आप इन चीजों को जो है ड्रॉ कर लीजिए अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है तो।